अगर ये मैट्रिक्स है 2 4 और यहाँ पे ले लें 3 और 6, तो यहाँ पे ले लें 8 और 16। ठीक है, अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और आपसे पूछा जाए बताएं, या इसको ऑगमेंटेड ना लें, ये मैट्रिक्स ले लें सिंपल, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इसके कॉलम्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए आप ना इसको कन्वर्ट करें आरईएफ में। आरईएफ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? इस पर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, -2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 इन R2। तो ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये यहाँ से बन जाएगा 0, और यहाँ से बन जाएगा ये भी 0। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी इस तरह केस हो फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करे तो आप बताते हैं कि जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली, अच्छा हाँ, अपनी यार पे डाल देना लाजमी। ठीक है, तो लीनियरली कब फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कहेंगे कि जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट ना करता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होती मैट्रिक्स, अगर इसे आप आरएफ में कन्वर्ट करें, कुछ भी मैट्रिक्स लेफ्ट तो ये बन गई 0 1, तो यहाँ पे फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब आप कहेंगे ये दोनों कॉलम्स जो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये इसमें से करना था इस वाले सवाल में। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, इसका जो अगला पार्ट था वो मेरे ख्याल से था, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला था बस। उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई थी एक इस तरह की। ठीक है, और वहां से आपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकालनी थी क्या होगी। ठीक है, और दूसरा पार्ट दिया होता ये, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बतानी थी, और मैंने ये बता दी थी। सॉरी, x1 x2 का जो वेटिंग है ना, ये बताने थे, वो आपने यहाँ से निकाल लिया। शायद जो दूसरी स्लॉट का कोई था, उसका सवाल ये था कि कहाँ गया, ये रहा। उसमें यही चीज देखिए, बताया था ना मैंने कि कोई में यही चीज आ सकती है आपकी, लीनियर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। इसमें ये दो मैट्रिक्स दी हुई थी, इसमें बताना था लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आरिफ में कन्वर्ट किया मैंने, सोल्यूशन है ये, या फिर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो आप कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे पार्ट बी था ना इसका, सॉरी क्वेश्चन 2 था, उसमें ये चीज जो मैंने किया, सोल्यूशन किया ना, उसमें सवाल आपका कुछ इस तरह का था। तो कहा गया था कि एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले उसको जो है ट्रांसफॉर्म किया गया अबाउट एक्स एक्सिस लेट्स सपोज, फिर कहा गया है वाई एक्सिस। तो उसमें ये था सवाल, तो पहले आपसे कहा गया था कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्म किया गया है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, फिर कहा गया था उसमें अबाउट वाई एक्सिस। मतलब इसके अंदर दो ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे ना, अब आप लोगों को स्टैंडर्ड मैट्रिक्स दी नहीं हुई, तो आप खुद बनाएंगे, वो बनाएंगे इस तरह। जब भी आपसे ये ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हो ना, मिसाल दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, पहली हुई है, मैसेज आया किसका आया ये? तो देखो, अच्छा पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये हुई है अबाउट एक्स एक्सिस, और दूसरी हुई है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसकी मैट्रिसेस जो है ना, वो बुक के अंदर दी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, मैं 1.9 के अंदर मेरे ख्याल से था, इसमें देखो कहाँ पे है, ये रही। अब ये बुक के अंदर दिया हुआ ना, इसमें लिखा हुआ अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ये मैट्रिक्स है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। अबाउट x2 एक्सिस, x2 मतलब वाई एक्सिस बेसिकली, वो ये है। ठीक है, इस तरह दूसरी भी दी हुई है कि अबाउट ओरिजिन, अबाउट लाइन वगैरह वगैरह। तो उन्होंने दो चीज पूछी थी, एक ये पूछी थी, बताई थी, एक ये बताई थी। तो इसका मतलब ना, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपकी लेट्स सपोज R1 मैट्रिक्स है, ये वाली, ये वाली अबाउट एक्स एक्सिस 1 0 0 -1, सही है। फिर यहाँ पे आपकी दूसरी सिलेक्शन हुई, वो कौन सी थी? वो थी -1 0 और 0 1। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। एक अबाउट एक्स एक्सिस, या x1 कह ले, या दूसरी हुई है x2 एक्सिस या y एक्सिस। अब आपके स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है ना, अब आप किस तरह डिसाइड करोगे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये है या ये है? उसके लिए आप ये काम करते हो, एक मैट्रिक्स लेकर इंडेक्स को m, फिर आप ना जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हुई है ना, ये वाली पहले हुई है, तो इसको आप राइट पे रखेंगे, और दूसरी जो है वो लेफ्ट पे। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें जो भी आता है आपको।
ठीक है, R2 क्या था, -1, 0, 0, 1, और यहाँ से क्या था, 1, 0 और 0, -1। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले होगी ना, वो आपका राइट मोस्ट में आएगी। इस तरह अगर यहाँ पे लेट्स को तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे कि वो अबाउट ओरिजिन है, कुछ भी है, तो वो आपकी R3 यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप टू Rn, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी वो राइट से लेफ्ट पे जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, R1 और R2, तो ये आ गई। इसका प्रोडक्ट निकाल लें, जो भी आता है वो लिखा होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा होगा -1, 0, -1, 0 और 0, -1। ठीक है, अब ये आपकी मैट्रिक्स बन गई एम, एम कह लें या इसको ए कह लें, कुछ भी कह लें। अब ये आपकी जो है ना, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है इस ट्रांसफॉर्मेशन की, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की, अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर आपसे कहा गया था, एक्चुअली सवाल में जो है ना, वो प्रूव करने का कहा गया था कि बताएं पहले एक्स एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन फिर वाई एक्सिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन। ये आपसे कहा गया। उसके लिए आप क्या करें, अब ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, आपकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बन गई इसकी। इसके लिए आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स निकालोगे। वो क्या होता है, ए एक्स, ठीक है। ए आपकी ये वाली मैट्रिक्स है, -1, 0, 0, -1, ठीक है। और एक्स आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज x1 और x2 लगा लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -x1 -x2, ठीक है। और ये दरअसल क्या शो कर रही है, ये शो करती है आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अबाउट ओरिजिन है ये। अगर आप ये काम नहीं भी करते तो आप खुद देख लें, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, हमारी मैट्रिक्स ये बनी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैं कौन सी है इसके अंदर होगी अबाउट ओरिजिन वाली, ये रही। ये है ना अबाउट ओरिजिन, कौन सी मैट्रिक्स निकली है, -1, 0, 0, -1। हमारे पास क्या निकली है, -1, 0, 0, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव हो गया कि अबाउट एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस एक्चुअली इक्विवेलेंट है किसके, ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट अबाउट ओरिजिन। तो ये इसमें प्रूव करना था सवाल में कि पहले एक्स फिर वाई इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद जो इस क्विज का दूसरा पार्ट था ना, क्वेश्चन 2 का, उसमें कहा गया था आपसे अच्छा हाँ, उसके अंदर ना एक मैट्रिक्स दी गई थी ये, ठीक है। तो फिर आपसे कहा गया था कि बताएं कि एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो थीटा के लिए आप, ये मैट्रिक्स आपको पता है, cos थीटा -sin थीटा, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो होती है, उसको क्रिएट करके वहां से आपको थीटा निकाल लेंगे। तो ये करना था इस क्विज वाले पार्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमने, नहीं पे डाल दो लास्ट में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमने काम करना है इसके अंदर, 2.1 और 2.2। 2.1 में इतना कुछ है नहीं वैसे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो आपने ओ लेवल में पढ़ी होगी या ए लेवल वगैरह में। ये वही चीज लिखी हुई है इसके अंदर। ये मैट्रिक्स दी हुई है, ए, ये बी, ये सी, दोनों को। अच्छा, ये याद रखना, अगर एक मैट्रिक्स है आपकी, ए है एम क्रॉस एन की, लेट्स सपोज मैट्रिक्स है, और बी है वो भी एम क्रॉस एन की, तो एडिशन हमेशा दो मैट्रिक्स का पॉसिबल तब होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, एम एन लेट्स सपोज अगर ए मैट्रिक्स 2/3 की है और बी 2/3 की है, तब इनका एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि ए मैट्रिक्स तो 3/2 है, लेकिन बी जो है वो 3/3 है, तो इस केस में इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये होता है कि एडिशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स है ना, पी क्रॉस क्यू लेट्स सपोज, और दूसरी मैट्रिक्स है क्यू क्रॉस आर, और आपसे कहा जाए तो प्रोडक्ट निकाले, तो प्रोडक्ट हमेशा मैट्रिक्स का उस केस में पॉसिबल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर। ये हमेशा उस केस में पॉसिबल होगा जब आपकी ये दोनों चीजें इक्वल हों। अगर ये दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम रोज ऑफ बी के, तब आपका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, अगर एक मैट्रिक्स के 2
3 1 4, इसका ऑर्डर है 2/2। दूसरी मैं लिखता हूँ 2 1, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, वो है 2 क्रॉस 1। तो अब देखें दोनों इक्वल है, 2 2 2 2, तो इसका मतलब इसका पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे आपको होता ना 3 3 1, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ना होता। ठीक है, ये चीज याद रखना। और दूसरा, जब भी मल्टी, अच्छा पॉसिबल, लेट्स पॉसिबल तो है, ये दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है, तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा पी क्रॉस ये वाला आर। ठीक है, तो पी क्रॉस आर, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ना, उसका ऑर्डर पी क्रॉस आर आएगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूँ ना, ए मैट्रिक्स है 3/4 की है, और बी जो है वो 4/1 की है, तो इस केस में देखें इसका प्रोडक्ट पॉसिबल होता है कि नहीं। 3 4 और यहाँ से 4 1, दोनों सेम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, अब हमें मालूम करना कि प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के लिए ये जो बचा है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, तो उसका ऑर्डर ये होगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि आगे सवाल में आएंगे, तो मैं इससे पहले बता रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, कोई चीज पूछ समझ ना आए तो पूछ लेना बीच में को आके, ताकि मसला ना हो किसी भी किस्म का बाद में। तो मैंने बता दिया, एडिशन पॉसिबल उस केस में होता है जब ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब पॉसिबल होगा, लेकिन इन दोनों का पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है, और इसका 2/2 है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने देखा ए प्लस बी का निकाला है। अब अगर ए मैट्रिक्स आपकी 1 है, 2 3 4 है, और बी आपकी 4 7 1 6 है, अगर आपको ए प्लस बी निकालना है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये और ये, इनका सम निकाल लें। ये और ये, इनका सम निकाल लें। इसका और इसका निकाल लें, और इसका निकाल लें, तो ये आपका ए प्लस बी का सम आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में सम में ये होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो भी है ना, उनका सम निकाल लें। ये थ्योरम है, ये आपको ये याद करनी पड़ेगी, या इसको देख भी लो आराम से। ये वही चीजें हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जो आप लोगों ने पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर इस नंबर को उनके सम से मल्टीप्लाई करो, या उनके, आप पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो नंबर को मैट्रिसेस से, फिर उनका सम करो, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक मैट्रिक्स 1/2 है, ठीक है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 4 हो गया। दूसरी मैट्रिक्स है 3 1, आपने 3 से मल्टी इसको 2 से किया, तो वो 6 और 2 हो गए। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, या इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर आप मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या चीज है इसके अंदर, ये मल्टीप्लीकेशन है, बताता हूँ मैं किस तरीके से पॉसिबल होती है। और क्या है इसके अंदर काम की चीज, ये थ्योरम है, ये वही चीज जो मैंने बताया, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह वगैरह, ये चीजें याद रखना आपको। ये मैं आई थिंक असाइनमेंट में दे दूँ प्रूफ वगैरह, ये देख लेना ताकि आइडिया हो जाए। अच्छा हाँ, जिस तरह हम कहते हैं ना, हमारे पास नंबर में होता है 3 और 2 × 3 इक्वल होता है सेम, लेकिन मैट्रिसेस में जो है ना, उस केस में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स 2 1 4 7 आ रहा है ना रिजल्ट ए बी का, तो बी ए का लाजमी नहीं है कि 2 1 4 7 आए, उसका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, वार्निंग याद रखना। दूसरी कह रहा है कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। अब मैं लिखता हूँ 3x = 2y, हम क्या करते हैं, सॉरी 3x = 3y, हम कैंसिल कर देते हैं 3 3 को, और कहते हैं कि x = y। नंबर के लिए तो पॉसिबल होता है ये केस, लेकिन मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें, तो कैंसिलेशन लॉ डू नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन इट इज नॉट ट्रू इन जनरल बी इक्वल टू सी, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते डायरेक्टली। दूसरी चीज, इफ अ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज 0, हम ये भी कहते हैं, जब आप लिखते हैं ना कि x y = 0, और आप कहते हो कि x 0 है या y 0 है, तो मैट्रिक्स में ये नहीं होता। जी जी, सही बात आ रही।
अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, मैं ये बता रहा था, इसका ऑर्डर क्या था, 7 1 -4 और 1 -3, 1 -3। तो इनका सम निकालना है अगर आपने, तो A + B, वर्किंग आप लोगों ने शो करनी होती है वहां पे, ठीक है। अब क्विज में ये नहीं करना कि सिंपल लिख के आ जाओ आंसर, तो क्विज में या असाइनमेंट में या एग्जाम में क्या सिर्फ आंसर लिख के आ जाओ तो इससे नंबर कट सकते हैं तुम लोगों को, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि नंबर होते हैं स्टेप्स के हैं हर चीजों के। तो ये ए लिखते हैं, बी लिख दिया, आगे फिर इन दोनों का सब निकाल लें। 2 + 7, 0 - 5 4 + 1, इसका इन सबका निकाल के, अब वही काम किया मैंने, जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है ना, ये वाली इनका सम निकाल लें जो भी आता है। लेट्स पर वो आ गया 9, इनका सम निकाल लें तो -5, ये 0, और इसका यहाँ से 5, यहाँ से, हाँ सही है, यहाँ से -9, तो यहाँ से -1, तो ये आपका सम हो गया इसका। ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि ए मैट्रिक्स और बी का प्रोडक्ट निकालें। तो ए का जो ऑर्डर है वो है आपका 2 × 3, और बी का ऑर्डर है 2 × 3। और मैंने बताया था कि और मल्टीप्लीकेशन सिर्फ उस केस में पॉसिबल होती है जब ये वाली चीज इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। रीजन आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो कॉलम है इसके ए के, वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। ठीक है। तो ये सीन है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका ये होता 3 × 3, तो उस केस में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये वाली चीज इक्वल है, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। दो ए और सी का, अब ए तो आपके पास आ गया, ये वाली मैट्रिक्स थी, ये वाली मैट्रिक्स थी ए। ठीक है। और सी उन्होंने दी हुई है, वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो दी है 1 - 2, 1 - 2 और 2 1। ठीक है। और ए आपने ऊपर लिखी हुई है, वो लेस पर कुछ भी है, 2 4 0 -5 1 - 2, ठीक है ना, अच्छा -1 2 थी। अब आपसे कहा जाए कि इनका सम, अब देखें उस ऊपर वाले में सम तो पॉसिबल था लेकिन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे जो है सम पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दोनों का ऑर्डर जो है डिफरेंट है, तो सम आप लिखेंगे कि सम इज नॉट डिफाइंड। रीजन आप लिख सकते हो वही कि नंबर ऑफ रोज कॉलम्स या ऑर्डर सेम नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अल्दो अगर मैं कहूँ कि ए सी प्रोडक्ट निकालें, अब प्रोडक्ट के आ सकता है, प्रोडक्ट देखते हैं पहले आएगा नहीं है। एक ऑर्डर क्या है, वो है 2 × 3, और सी का ऑर्डर क्या है, 2 × 2। अब देखें यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, 3 ≠ = 2, तो इसका मतलब ए सी पॉसिबल नहीं है। अल्दो अगर मैं कहूँ सी ए निकालते हैं, तो सी ए के केस में देखते हैं, सी ए, तो सी का ऑर्डर क्या है, 2 × 2, और ए का ऑर्डर क्या है, 2 × 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल जो है ये दोनों आ रहे हैं, तो इस केस में आप कहेंगे कि ए सी तो पॉसिबल नहीं है लेकिन सी ए पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन ऊपर वाली जो हमने एग्जाम्पल की थी ना, ये वाली 2 × 3 और 2 × 3, इसमें दोनों ही पॉसिबल नहीं थे। देखें ये वाला ए भी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बी ए लिखता हूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं है कि, मैं सिंपल लिख दिया कि प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट तो डिफाइंड है लेकिन ए सी का नहीं है, लेकिन सी ए का तो है। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो नॉट डिफाइंड, लेकिन सी ए डिफाइंड है। तो अगर कोई मेरे असाइनमेंट में आता है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी ये चीजें बच्चों वाली चीजें आप लोग कर लोगे, इसमें क्या मसला है, -2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है 1 4 5 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर इंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 8 10 4, बस ये इसका आंसर है। ठीक है। तो ये चीजें तो आप लोग कर लोगे, इतना मुश्किल है नहीं इसके अंदर कुछ भी। कोई मुश्किल लगे तुम लोग व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ये वाली, लेट ए इज दिस। अब इसमें क्या करना है, ए दिया हुआ है, आई आई क्या है, I2 बता रहा है ना, I2 लिखा हुआ है इसमें। आई होती है आपकी, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मतलब जो मेन डायगोनल है ना,
मैन डायगोनल ये, ठीक है ये। यहाँ पे 1 होता है, बाकी हर जगह 0 होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, अब इसको हम, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं I3, ठीक है। इस तरह अगर आपकी मैट्रिक्स हो 1 1 1, चलते चलते इस तरह जाते जाते 1, n×n की मैट्रिक्स है, तो उसको आप लिखते हैं I n, क्योंकि इसके अंदर आई रो जो है, n रोज है और n कॉलम्स है, तो इसको, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth रो या nth कॉलम वगैरह वगैरह कह लो। अच्छा, इसमें अब लिखा हुआ है 3I2 - A, ये हमने निकालना है, 3I2 - A। वो उसने A तो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 4 5 और -1 -2, और आई उसने बताया नहीं, हमारे को ने बता दिया ना। आई सिंपल जो है वो डायगोनल जो है ना, मेन डायगोनल ये वाला, वहां पे 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं, ठीक है। अब I2 मतलब 2/2 की मैट्रिक्स होगी, तो 1 1 0 0, ये आई हो गया, ठीक है। अगर अगर एग्जाम में या क्विज में आ भी जाए ना, तो लिखा ना होगा आई क्या है, तो ये बता रहा हूँ मैं, याद रखना। ये I2 हो गया, आपने ये निकालना है, सिंपल वैल्यू प्लग कर दो बस। 3, यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाएगी, -A आपका क्या है, 4 5 -1 -2, ये आप निकाल लो खुद ही। 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें वही है, AI3, ये निकालना है, ये निकालना है, कर लोगे आप लोग। अच्छा, इसमें बाय द डेफिनेशन वेट, अच्छा हाँ देखो, अभी इसमें कहा गया है, ये चीज याद रखना, अगर आपकी एक मैट्रिक्स है ना ए, ठीक है, वो कुछ भी है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है, उसके कॉलम्स जो है B1 B2 Bn कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है ना, तो प्रोडक्ट इसका क्या होता है, वो होता है इसका और इस कॉलम का प्रोडक्ट, मतलब AB1, और इसका और इस कॉलम का प्रोडक्ट। ये चीज याद है, मैंने दरम्यान दरम्यान में कोई साइन नहीं लगाई, प्लस माइनस की साइन नहीं आएगी, ठीक है। ये याद रखना, अगर आप लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट ये होता है कि B1 कॉलम जो इसका कॉलम, इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, B2 को इससे मल्टीप्लाई, इस तरह से अप टू Bn तक, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा AB का। तो अब इसने इस सवाल में क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि बाय द डेफिनेशन वेयर AB1 एंड AB2 आर कंप्यूटेड सेपरेटली। तो अब यहाँ पे B1 ये है, B2 ये है, पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, इसके साथ मैट्रिक्स के साथ, फिर इसका निकालें, फिर दोनों को आप इन कॉलम की जगह पे प्लग कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज मैं करवा देता हूँ एक सवाल इसमें से। अब ये मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, -1 2 5 4 5 4 2 - 3, ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई, और बी मैट्रिक्स आपकी है 3 - 2 - 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका B1 क्या है, B1 कॉलम है, ये B2 कॉलम है। अब देखें, अब ये ऑलवेज पॉसिबल होगा इस केस में, तो दोबारा बताता हूँ क्यों। अब अगर एक एक ऑर्डर क्या है, वो है 3 × 2, तो B1 का ऑर्डर क्या है, वो है 2 × 1, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ गया, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 × 1, तो वही चीज आ जाएगी आपको, यहाँ से एक कॉलम मिलेगा 3 × 1 का, ठीक है, और यहाँ पे कुछ निकाल के वो मैट्रिक्स आपकी कुछ इस तरह की बन जाएगी, ये, ठीक है। इसी तरह फिर आप AB2 निकालोगे,